हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पर बातें करते आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन पर बातें की थी, फिर हमने गैलोपिंग इन्फ्लेशन पर बातें की थी और अंत में हाइपर इन्फ्लेशन की बातें हमने जस्ट पिछली क्लास में की थी। अब कुछ और इन्फ्लेशन के टाइप्स हैं जिन्हें मैं अदर वेरिएंट्स ऑफ इन्फ्लेशन कहना चाहूँगा, उस पर हम बातें करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अदर वेरिएंट्स ऑफ इन्फ्लेशन, एक है स्ट्रक्चरल या फिर बॉटलनेक इन्फ्लेशन। एक ही है, बस दो नाम है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या कह सकते हैं या फिर बॉटलनेक इन्फ्लेशन उसे आप कह सकते हैं। स्ट्रक्चरल अगर आप नाम से समझने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से इन्फ्लेशन हो रही है। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर हुई, सिस्टम हुई, मतलब ये जो चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन की बातें हैं, महंगाई हो जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो इसका एक चेन बना हुआ है कि चीज़ें प्रोडक्शन होगी, फिर सप्लाई होगी, फिर लोग डिमांड करेंगे मार्केट में आके। तो ये पूरा चेन बना हुआ है, ये इसका एक स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर में कहीं गड़बड़ी हुई तो फिर उस वजह से इन्फ्लेशन होगी। तो जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है पूरा सप्लाई चेन का, उसमें फॉल्ट आने से ऐसा होता है। तो आइए समझते हैं जरा कि उसमें ऐसा क्या होता है जिस वजह से स्ट्रक्चरल या बॉटलनेक इन्फ्लेशन हो जाता है। दिस टेक्स प्लेस व्हेन सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली एंड द डिमांड रिमेन्स एट द सेम लेवल। कह रहा है कि सप्लाई जो है किसी चीज का, वो बहुत तेजी से फॉल हो जाता है, ड्रास्टिकली, एक ड्रास्टिक फॉल होता है उसमें, लेकिन डिमांड जो है उतना ही बना हुआ है। ऐसा जब होगा तो उसे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मार्केट में 1000 लोग थे जो 1000 केजी, मान लीजिए कोई एक सामान है उसका डिमांड कर रहे थे। आटा मान लेते हैं, आटा का डिमांड कर रहे थे। फ्लोर की 100 लोग हैं और उन्हें 1000 लोग हैं, उन्हें 1000 केजी आटा चाहिए। वो डिमांड कर रहे थे हर दिन, उनकी फैमिली में 1 केजी आटा लग रहा था तो वो हर दिन डिमांड कर रहे थे। अब हुआ ये कि मार्केट में 1000 केजी आटा अवेलेबल था तो सबको मिल रहा था। अचानक ड्रास्टिक फॉल आ गया, जहाँ 1000 केजी वो घट के एक ही बार मान लीजिए कि 200-300 केजी पर आ गया। तो कहाँ 1000 केजी की ज़रूरत थी, 1000 लोग ले रहे थे, अब 200-300 केजी आ रहे हैं। राउंड फिगर 250 केजी कर लेते हैं कि 250 केजी मिल रहा है, लेकिन डिमांड उतनी ही बनी हुई है, मतलब कि अभी भी 1000 लोग हैं उसको मांगने वाले। तो अब होगा क्या? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बताते आ रहा हूँ कि मार्केट जो है वो किस पर काम करती है? प्रॉफिट पर काम करती है। आप खुद सोचिए, आप एक बिजनेसमैन हैं जिसने मार्केट में एक स्टोर खोला हुआ है। अब आपने बिजनेस क्यों खोला है? ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो फिर आपका बिजनेस रन कैसे करेगा? आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस को कंटिन्यूअसली रन करने के लिए प्रॉफिट की ज़रूरत होती है, रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, इनकम की ज़रूरत होती है। वही ठप पड़ गया तो फिर सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा। तो मार्केट तो प्रॉफिट पर ही काम करेगी। अब चीज़ें कम हैं, आप खुद को प्लेस करो वहाँ पे। मैंने कहा कि 250 केजी आटा, ठीक? आप उस स्टोर में बैठे हुए, आपके पास 250 केजी आटा है और लेने वाले 1000 लोग आपके सामने खड़े।
ऐसी सिचुएशन में आप एक बिज़नेसमैन की तरह सोचिएगा कि आप एक बिज़नेसमैन हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप ये नहीं कह सकते वहाँ पर कि जो पहले आए हैं या यूँ कहिए कि आप अपने चुनिंदे किसी 250 लोगों को दे देंगे। सब एक साथ वहाँ पे खड़े हैं आपके सामने। सिचुएशन को थोड़ा-सा गौर करने की कोशिश कीजिए। आप कहेंगे सोचेंगे यहाँ पे कि मार्केट में ऐसा नहीं होता है। लेकिन मार्केट में बहुत सारी दुकानें और लोग अलग-अलग दुकानों में जाते हैं। उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। इन केस यहाँ पे बस मानने के लिए हम लोग समझने के लिए इसको मान रहे हैं कि एक दुकान है आपका 250 केजी आपके पास आटा है और 1000 लोग आपके सामने हैं। तो आप क्या उसमें से सिर्फ़ 250 लोग को ऐसे ही दे देंगे, उसी रेट में दे पाएँगे? फिर और भी लोग हैं, वो क्या करेंगे? फिर प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पर, हंगामा मचा देंगे, हो सकता है आपके दुकान को डैमेज कर देंगे। सब कुछ को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, वो भी आपके कस्टमर हैं रेगुलर। मार्केट बहुत चीज़ों पर काम करता है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और सप्लाई भी कम है, लेकिन आपके पास सामान कम है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? और प्रॉफ़िट आपको कमाना है। आप खुद सोचिए, क्या आप रेट नहीं बढ़ाएँगे? रेट बढ़ाएँगे ना, क्यों रेट बढ़ाएँगे? ताकि जितना है उतने में सबको पूरा हो सके। अब होगा क्या, आप जब रेट बढ़ाएँगे, तो लोग जितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं उतना ही लेंगे ना। अब मान लीजिए कि ₹20 केजी आटा था, हर घर ₹20 केजी ₹20 ही दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है, उससे ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं है। पैसे की भी अपनी लिमिट होती है, ऐसा तो है नहीं कि लोगों के पास अथाह पैसा पड़ा हुआ है। उनके पास लिमिट है, उतना ही दे सकते हैं। तो अब आप ₹20 में आप कहोगे मैं ₹20 में अब 1 केजी तो नहीं दूँगा, मैं सा 750 750 ग्राम दूँगा। तो अब लोगों के पास है 20 ही रुपए, तो वो क्या करेंगे, 750 ग्राम लेंगे। तो फिर जो बाकी बचेगा आप थोड़ा-थोड़ा सबको दे पाओगे। इसी तरह से मार्केट काम करता है, क्योंकि मार्केट को तो सबकी डिमांड को ध्यान में रखना है। तो आपने चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी, एक तरफ आपका प्रॉफ़िट का भी काम हो गया और दूसरी तरफ लोगों को भी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मिल गईं कि भैया 4 रोटी नहीं, कम से कम 2 रोटी, 1 रोटी तो मिले खाने को। तो इस तरह से काम करता है तो लेकिन ये अब सप्लाई फ़ॉल हुआ। यहाँ पे बात करें तो सप्लाई फ़ॉल होने का कारण क्या हो सकता है? दिस सिचुएशन अराइजेज़, ये जो बॉटलनेक और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है, ये कब आता है? दिस सिचुएशन अराइजेज़ ड्यू टू सप्लाई साइड हर्डल्स, हैज़ार्ड्स और मिसमैनेजमेंट। कि सप्लाई चेन जो है, जो सप्लाई साइड है, जहाँ से चीज़ों की सप्लाई होती है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, कोई बाधा आ गई है, हर्डल आ गई। हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट महँगी हो गई हो या फिर जो लिंक हो, मान लीजिए कि एक मार्केट है और यहाँ पे एक गाँव है जहाँ से चीज़ें मार्केट में आती है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है और यहाँ से आती हैं चीज़ें। रास्ते में एक पुल पड़ता है। अब वो पुल का कनेक्शन किसी वजह से टूट गया या फिर यूँ कहिए कि गवर्नमेंट ने जो कॉस्ट कही थी, जिस कॉस्ट पर उनको चीज़ें जो जिस कॉस्ट पर उन्हें बेचना है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो इन्हें वो मंज़ूर नहीं, कि नहीं हम इस कॉस्ट पर नहीं बेचेंगे। या हो सकता है इन गाँव वालों को ऐसी सुविधा ना मिल रही हो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या कोई ना प्रॉब्लम आ गई हो, जिससे ये अपनी प्रोडक्शन को मार्केट तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। इस वजह से सप्लाई की कमी होगी, तो कुछ न कुछ बाधा आ जाती है उस सप्लाई चेन में या फिर कोई हैज़ार्ड। अब मान लीजिए खेत में गेहूँ है, अचानक से ओला पड़ गया, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई या फिर समझिए फ्लड आ गया या आप सुनते होंगे इन चीज़ों से जो फसलें नष्ट हो जाती हैं। अब जब फसल ही नहीं बची है, मैं एक चीज़ को पकड़ के चल रहा हूँ, आप इसे दूसरे चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हैज़ार्ड कुछ आ जाता है, तो चीज़ें ही नष्ट हो गई, प्रोडक्शन ही नष्ट हो गया, तो ऐसे में तो सप्लाई घटना ही घटना है। और मिसमैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट ये भी हो सकता है कि अब मान लीजिए कि
आपको मैनेजर बनाया गया कि आप देखो कि सप्लाई सही से बाज़ार तक आ जाए, लेकिन आपकी मैकेनिज़्म अच्छी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सप्लाई के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले आपको लोग चाहिए, कुछ लेबर चाहिए, उसके बाद जहाँ से सामान उठाना है उनसे बातचीत आपकी अच्छी होनी चाहिए, कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और उसके बाद फिर आपकी मार्केट में अच्छी कनेक्शन होनी चाहिए दुकानदारों से। इसमें कहीं भी फ़ॉल्ट हुआ, कहीं भी मिसमैनेजमेंट हुआ, तो चीज़ों की सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे आपने अच्छे से उनसे डील नहीं किया जो सप्लाई करने वाले हैं, तो आपको सामान नहीं देंगे या फिर आपसे डील नहीं करना चाहेंगे, तो आपके पास घटेगी सप्लाई, कहीं और जाएगी। तो मिसमैनेजमेंट ये इनमें से कोई भी कारण हो सकता है सप्लाई का फॉल होने का, एक ड्रास्टिक फॉल होने का। तो इस वजह से स्ट्रक्चरल या बॉटलनेक इन्फ्लेशन होता है। एक अदर वेरिएंट है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, कोर चीज़ों को आप थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा, इसके शब्द पर ध्यान दीजिए। शुरुआत वहीं से हमें करनी है। कोर, कोर क्या होता है? किसी का भी सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट को आप कोर इन्फ्लेशन को मतलब कोर कह सकते हैं। तो उससे रिलेटेड इन्फ्लेशन, आइए ज़रा समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। इट शोज़ प्राइस राइज़ इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज़ एक्सक्लूडिंग एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स। ये क्या दिखाता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, सब में जो प्राइस राइज हुआ है, प्राइस राइज का मतलब इन्फ्लेशन, तो प्राइस राइज हुआ है उसे शो करता है, लेकिन ये एक्सक्लूड कर देता है किसको? हटा देता है एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब ये है और ये है। ये कोर इन्फ्लेशन, इसमें से इसने एनर्जी और फूड आर्टिकल को इसे हटा दिया। ऐसा क्यों? तब जाके ये कोर इन्फ्लेशन क्यों होता है? एनर्जी और फूड आर्टिकल से कोर क्यों नहीं? अब आप अपने रियल लाइफ की बात कीजिए, जैसे कि आप बहुत चीज़ें करते होंगे अपने डेली रूटीन में। तो कुछ आपका जो होता है प्रायोरिटी वर्क होता है, कुछ मेन वर्क है जिसे आप डेली बेसिस पर करते ही करते हैं कि ये तो ज़रूरी चीज़ है, ये मुझे करना ही करना है। तो वो चीज़ें जो होंगी आपके सेंटर पॉइंट होंगी, कोर होगा। जैसे कि आप खाना रोज़ खाएँगे, नींद आपको लेना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपका कोई एक ख़ास काम होगा, अगर आप स्टूडेंट होंगे तो पढ़ाई कर रहे होंगे, जॉब करने वाले होंगे तो जॉब कर रहे होंगे, तो ये आपके कोर टास्क हैं जो आपको करना ही है। लेकिन कुछ अलग टास्क भी होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। किसी दिन मान लीजिए कि एक दिन आपने प्रोग्राम बनाया कि मैं मूवी देख लूँगा, किसी एक दिन दोस्त से मिलूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेली बेसिस पर नहीं होते हैं, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं चीज़ें। तो वो जो तो इससे आप समझ गए होंगे कि कोर मैं क्या कह रहा हूँ। तो वही कुछ चीज़ें हैं। तो ये कोर इन्फ्लेशन में, कोर में ये किस चीज़ों को ले रहा है कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज को, लेकिन एनर्जी और फूड आर्टिकल को एक्सक्लूड इसलिए कर रहा है क्योंकि एनर्जी और फूड आर्टिकल जो हैं, इनके प्राइस लगातार फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ये कभी भी समान नहीं रहते, कभी घटा, कभी बढ़ा, बहुत चेंज होता रहता है इसमें। लेकिन बाकी आर्टिकल्स जो होते हैं मार्केट में, उनमें इतने क्विक चेंज देखने को नहीं मिलते। बहुत कम चेंज देखने को मिलते हैं या लंबे पीरियड के बाद चेंज देखने को मिलते हैं। इसीलिए जब कोर को पकड़ना हो, मतलब जैसे कि आप मैं रियल लाइफ में मैंने बात की आपका रूटीन। आप ऐसा नहीं कि डेली अपना रूटीन चेंज करते हैं कि आज ये जॉब कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, परसों ये कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं करते। तो उसमें एक स्टेबिलिटी रहती है। तो स्टेबल चीज़ों को जो है कोर में रखा जाता है और जो चीज़ें फ्लक्चुएट ज़्यादा करती हैं, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है कोर से। तो इसे आप कहेंगे कोर इन्फ्लेशन। जब ऐसी चीज़ों में कीमतें बढ़ेंगे, तब उन्हें कोर इन्फ्लेशन कहेंगे। एक है कोर कोर इन्फ्लेशन की, एक आपका ये है कोर। इसमें भी अब एक सेंटर पॉइंट और आ गया है ये। अब आप इसकी बात करेंगे तो ये क्या है?
इट एक्सक्लूड्स फूड फ्यूल एंड लाइट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे एनर्जी और फूड आर्टिकल को हटाया जा रहा था, इसमें से क्या हटाया जाएगा? इसमें से फूड हटाया जाएगा, वो दोनों फ्यूल एंड लाइट, इसको आप एनर्जी ही मान सकते हैं। साथ में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम की जो प्राइस कॉस्टिंग होगी उसको भी हटा दिया जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी ऐसा है जिसमें काफ़ी चेंज आते रहते हैं। अब आप सुनते होंगे कि तेल महंगा हो गया, अलग अलग क्योंकि इंडिया का ज़्यादा इम्पोर्ट बाहर से होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस होते रहते हैं तेल के महंगे होने की वजह से, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन किस पर डिपेंड करेगा? फ्यूल पर, और एनर्जी की कमी होती रहती है, तो वो भी एक फ्लक्चुएट करने वाला सेक्टर है, लेकिन इन चीज़ों से थोड़ा सा कम। और कम्युनिकेशन सेक्टर, इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। आप देखिए कि पहले कितने सारे सिम कार्ड हुआ करते थे, कितने लोग बातें करते थे, अब 1-2 बच गए हैं और उसमें कॉस्टिंग बढ़ती रहती है। ऐसी नहीं कि बहुत कम कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग बढ़ते रहती है, घटती तो नहीं है, मतलब फ्लक्चुएट करते रहती है चीज़ों को, आप ये समझें। तो ये सेक्टर भी जो है इनके बाद ऐसा है जिसमें फ्लक्चुएशन होती है। लेकिन अब आपको कोर में पहुँचना है, एकदम सेंटर पॉइंट में। मतलब एक ऐसा सेक्टर पकड़ो जिसमें से जितनी भी फ्लक्चुएट करने वाली चीज़ें हैं, जो बहुत फ्लक्चुएट करती रहती हैं, उन्हें हटा दो और एक लंबे टाइम तक जो स्टेबल बना हुआ है, स्थिर बना हुआ है, ऐसे चीज़ों को पकड़ो। तो उसे आप कोर इन्फ्लेशन में रखेंगे, जब उन चीज़ों पर जो बहुत लंबे टाइम तक स्टेबल बनी हुई रहती हैं, उनमें जब इन्फ्लेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये अदर वेरिएंट्स ऑफ इन्फ्लेशन थे जिस पर हमने बातें की। फिर और आगे बातें करेंगे। Take very good care of yourself. Thank you so much. Have a good day. Thank you.